नहर के पानी से जब फसल की सिंचाई होती है और नलकूप के पानी से होती है तो क्या फसल की गुणवत्ता में कुछ फर्क आता है? संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार था। यस सर। किस संविधान संशोधन के द्वारा उसका उन्मूलन किया गया? क्या भविष्य में जाति व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है? कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। आपने एमए सोशियोलॉजी में किया? यस सर। किस वर्ष? सर 2018। 18 में। यस सर। और बीए कब हो गया आपका? सर 2016 में। 16 में। यस। और अभी आपने मेंशन किया कि आप खेती कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, और दौड़ना और योग करना आपको अच्छा लगता है? यस। तो खेती में मुख्यतः किस तरह की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं? सर अभी तक तो एक फसली पद्धति थी, लेकिन जब से मुझे 2 या 3 साल हुआ है तो मैंने सर केले पे शिफ्ट किया है। अभी केले की खेती कर रहे हैं। अच्छा, और पहले क्या करते, किस तरह की फसल खेती होती थी? सर पिताजी जब करते थे तो वही गेहूं, धान और पेपरमिंट, जिसे मेथा कहते हैं। तो गेहूं किस मौसम में बोते थे? सर वही अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर से 15 नवंबर के आसपास तक बुआई होती है उसकी। उसको उस मौसम का नाम है सर रबी। रबी मौसम। और धान की खेती किस मौसम में? सर खरीफ है। और फल की खेती अब आप कर रहे हैं? यस सर। सामान्यतः फल के खेती का मौसम क्या कहलाता है? सर जायद कहलाता है। तो आप अब रबी से शिफ्ट कर जायद फसल पे आ गए हैं। यस सर। तो केले की खेती तो एक कमर्शियल एग्रीकल्चर है। यस सर। धान और गेहूं को लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कहते हैं कि अपने भरण पोषण के लिए जो उपाया जाए। यस। तो आपको लगता है कि ये फायदेमंद साबित हो रहा है केले की खेती? यस सर। अगर एक किसान के रूप में देखता हूँ मैं तो सर जो है उस किसान के रूप में तो सर ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद मुझे लगती है। लेकिन सर एक इसका निगेटिव इम्पैक्ट मुझे देखने में जो समझ में आया है वो पानी सर ज़्यादा लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग सर जो है अभी शिफ्ट करने का कोई वैसा विकल्प मुझे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सर पर्यावरणीय दृष्टि से थोड़ा सा सर निगेटिव इम्पैक्ट है इसका। अच्छा, तो अभी आप अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं सर? या नहर के पानी का इस्तेमाल? नहीं सर, नहर के पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर नलकूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। नलकूप का कर रहे हैं। तो नहर के पानी से जब फसल की सिंचाई होती है और नलकूप के पानी से होती है तो क्या फसल की गुणवत्ता में कुछ फर्क आता है? सर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ पे नहर पे नहर का पानी उपलब्ध है उन क्षेत्रों में सर मिट्टी जो है वो थोड़ी सी धान के लिए ज़्यादा अनुकूल हो गई है। और उन क्षेत्रों में सर एक फसली पद्धति जो है देखने को मिल रही है। तो धान पे लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट मतलब उसी पे निर्भर हैं पूरी तरीके से। तो सर जो हमारा एक विज़न है कि हमें जो है हमें डाइवर्सिफाई करना है अपना क्रॉपिंग पैटर्न, तो उसके लिए सर एक निगेटिव इम्पैक्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। और सर जो नलकूप की जहाँ तक बात है, चूँकि जल संकट है ही, तो उसकी वजह से सर हम अभी कुछ लोग सोचने लगे हैं कि किस तरफ शिफ्ट किया जाए जिससे सिंचाई जो है थोड़ा कम लगे फसलों में और जो है हमें बेहतर गुणवत्ता की फसल मिल सके। कई अध्ययनों से पता लग रहा है कि जो अंतर्भूभागीय जल स्तर है, यस अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो लगातार नीचे गिर रहा है। यस। और अब गंगा जमुना के मैदान में भी गर्मी के मौसम में नलकूप सूख जा रहे हैं कभी कभी। तो ये तो भविष्य के लिए खतरे की निशानी है। ये सर निश्चित तौर पे खतरे का निशान है सर। अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं देखता हूँ तो हमारे गांव के बगल से एक नाला गुजरता है। तो सर उसमें लगभग अगस्त या सितंबर तक पानी जाता है। तो हम अक्टूबर नवंबर तक ग्राउंड वाटर थोड़ा रिचार्ज हो जाता है, तो हमारा नलकूप जो है ठीक ठाक स्थिति में रहता है। उसके बाद सर उसमें भी देखने को मिलता है कि पानी की जो पानी का घनत्व है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उधर जब हम धान के लिए सर हमें जब चूँकि हम पहले नर्सरी तैयार करते हैं धान की, तो उस समय तक सर पानी का घनत्व जो प्रायः देखा जाता है 20% तक सर रिड्यूस हो जाता है नलकूप का। तो किसानों के लिए तो दिक्कत है ही सर। आगे चल के कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में जैसे जल संकट है, वो जो हमारा मध्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी सर ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, कहीं कहीं देखी भी जा रही हैं। तो केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था ताकि जल का अधिक कुशल उपयोग हो। यस सर। उसका कार्यक्रम का या अभियान का क्या नाम रखा गया था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी। अच्छा, उसका नारा? हर बूंद जल। हर बूंद जल का बेहतर उपयोग, ऐसे ही सर कुछ था भी, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मिस कर गया हूँ। अच्छा, तो क्या आप सरकार द्वारा जो कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है डायरेक्ट, उसके लाभार्थी बन पाए हैं? सर पिताजी हैं लाभार्थी, क्योंकि ज़मीन उन्हीं के नाम पे है। अच्छा,
तो कितना पैसा मिलता है? सर 6,000 रुपये एक साल में मिलता है, जैसे 3 किस्तें आती हैं 2-2 हज़ार की। तो आपको लगता है कि जो कृषि लागत जी है सर। उसके लिए यह राशि एक सहयोग राशि की संज्ञा पा सकता है? सर ये लघु एवं सीमांत किसान की का जो कॉन्सेप्ट है उनको मिलती है। सर जिनके पास थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है उनको तो हो सकता है लगता हो कि 6,000 रुपये बहुत कम है, लेकिन सर जिनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, अब एक बोरी डीएपी की कीमत लगभग 300 है। सर ब्लैक में जब खरीदना होता है तो किसान को 400 की पड़ती है, तो अगर उस टाइम पे एक किस्त मिल जाए तो लगभग एक बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया का तो मतलब जो है हो जाता है प्रबंध। तो कहीं ना कहीं सर जो बिल्कुल सीमांत किसान हैं उनके लिए सर निश्चित तौर पे बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि डब्ल्यूटीओ ने जो भारत सरकार पे दबाव डाला था जी सर। कि आप कृषि सब्सिडी घटाएं जी सर। और इसके लिए उर्वरक का दाम बढ़ाएं, जी सर। तो क्या उर्वरक का दाम बढ़ा के सरकार ने इनडायरेक्टली पैसा इसलिए दे दिया है कि इफेक्टिवली उर्वरक का दाम ना बढ़ पाए, किसान के ऊपर जो बोझ पड़े जी सर। वो कृषि उर्वरक दाम बढ़ाने का बोझ न बैठे? सर थोड़ा बहुत लिंक मान सकते हैं, लेकिन जो है चूंकि हम सब्सिडी ऑलरेडी दे ही रहे हैं, जो उर्वरक सब्सिडी हमारी है फिर भी पहले से तो कम किया गया है ना? ये सर। और अभी सर उस पर यह भी बात चल रही है कि हम जो सब्सिडी है उसको भी डीबीटी के तहत डायरेक्ट किसान के खाते में भेजें। तो सर कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूटीओ का प्रकरण है सर, हमारी स्थितियाँ और वैश्विक स्थितियाँ दोनों में थोड़ा सा मिसमैच है। हम जो उत्पादन करते हैं वो जैसे अभी हम भले ही खाद्यान्न निर्भर हो गए हैं, लेकिन सर न्यूट्रिशियस वैल्यू हमारी कम है। तो अगर जैसे कृषि में लगभग अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 65% जनसंख्या कृषि पे निर्भर है। अगर हम सर सब्सिडी नहीं देंगे तो जो हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं जो है उस पर आँच आएगी। तो उनके बीच में सर संतुलन बनाने का प्रयास सरकार भी कर रही है और जो है ग्राउंड पे भी सर स्थितियाँ धीरे धीरे सुधर रही हैं। ठीक है सर। सीमांत किसान क्या होते हैं? सर जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेती है वो सीमांत किसान है। कि 1 हेक्टेयर की मात्रा कहाँ तय की गई है? सर 1 हेक्टेयर की मात्रा सर एकड़ में 2.5 एकड़ के आसपास है, लेकिन कहाँ तय की गई है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। निश्चित रूप से संपत्ति इत्यादि के संबंध में जो भी नियम है वो कानून के माध्यम से ही होते हैं। यस सर। तो कानून बनाया गया हो राज्य विधानमंडल इत्यादि के द्वारा, यस सर। उसके तहत ये सीमा निर्धारित की गई होगी। यस सर। संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार था। यस सर। किस संविधान संशोधन के द्वारा उसका उन्मूलन किया गया? सर 44वें संशोधन के बाद। वर्ष? सर 1978। क्या वजह थी? सर एक तो डीपीएसपी और एफआर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था काफ़ी टाइम से, सर 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी, ये दोनों जो हमारे आर्टिकल हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे संसाधन हैं उनके एकीकरण को रोकने की बात करते हैं। तो सर उनके इम्प्लीमेंटेशन पे जब उनके इम्प्लीमेंटेशन का पे ज़्यादा बल दिया गया तो स्टार्टिंग से इसका विरोध हुआ, जिसको हमने सर केशवानंद भारती मामले में भी देखा कि जो है उत्तर आपका भटक गया। और डीपीएसपी तो हमेशा ही उद्देश्य रहा है। यस सर। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संपत्ति का अधिग्रहण आवश्यक हो गया। यस सर। लेकिन मूल अधिकार का ही जो प्रावधान अनुच्छेद 31 है वो एक बाधा उत्पन्न करता था। यस सर। कि जिसकी भी संपत्ति ली जाए उसको मुआवजा दिया। यस सर। बाद में बेला बनर्जी बनाम बंगाल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मार्केट प्राइस पर मुआवजा दीजिए। यस सर। तो महंगा काफ़ी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा सरकार को, तो यस सर। तो हटा दिया मूल अधिकारों का की लिस्ट से उसको, ताकि मुआवजे के मामले में उतने बोझ का सामना न करना पड़े। यस सर। ठीक है। अब सवाल ये है कि संपत्ति के मूल अधिकार अभी भी 2 प्रकार के नागरिकों या 2 प्रकार के मामलों में मूल अधिकार के रूप में कायम है जी। वो कौन है वो 2 प्रकार के व्यक्ति? या सर एक तो संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 300A। मूल अधिकार कहाँ है वो? सर वो 301 मूल अधिकार की सूची में कहाँ है? सर अगर मूल अधिकार में हम संपत्ति का अधिकार देखेंगे, संपत्ति का अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों या संस्थाओं के मामले में अभी भी मूल अधिकार के तौर पर उपलब्ध है। सर एक तो जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की जो है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की स्थापना है उसमें है सर। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा सर दूसरा याद नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। वही एग्रीकल्चरिस्ट जिसकी ज़मीन सीलिंग के अंतर्गत आती है, सीमा के कानून द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत आती है। और अगर वो व्यक्तिगत उसके कास्ट में है उसका अधिग्रहण किया जाए तो उसके संपत्ति के मामले में पूर्ण मुआवजा का प्रावधान है मूल अधिकार। जाति व्यवस्था क्या है? सर जाति व्यवस्था को जो है वर्ण व्यवस्था से अगर भारत में देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था से सर जो है पहले 4 भागों में डिवाइड जो है श्रम के आधार पर डिवाइड किया गया था। उसके बाद 4 वर्ड बने,
धीरे धीरे सर वो शिफ्ट कर गया, जन्म के आधार पे वर्ड व्यवस्था शिफ्ट कर गई। फिर सर जो है व्यावसायिक रूप से देखा गया कि जो है चूँकि बहुत सारे काम होते हैं समाज में, तो जो किसी विशेष कार्य को करने वाला व्यक्ति था उस समूह को सर किसी एक जाति में डाल दिया गया। फिर सर वो धीरे धीरे एक्सपेंड करती चली गई और जो है आज हम जिस रूप में देखते हैं तो समाज का एक ऐसा जो है सच बन गया है कि मतलब समाज को जाति के आधार पे सर जो है हायरार्की भी क्रम जो है इसका अधिक्रम निर्धारित कर दिया गया, कौन सी जाति किस क्रम में रहेगी। अब सर जो वर्तमान स्थिति है उसके आधार पे धीरे धीरे जो है जाति व्यवस्था का जो प्रासंगिकता है उसकी वो धीरे धीरे कम हो रही है। अच्छा, इसमें देखा होगा लोग गाड़ियों पे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है? यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है इस समय? सर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पहले जो वर्ड व्यवस्था जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जातियां ऐसी थी जो अपग्रेड मतलब जो समाज में अधिक्रम में ऊपर आती थी, लेकिन सर धीरे धीरे जो हमारे राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां हुई उसमें जो मध्यम वर्गीय जातियां थीं उन्होंने अपने धीरे धीरे खुद को अपलिफ्ट किया। तो अब वो कहीं ना कहीं जैसे कुछ जातियां हैं जो अपने जो है गाड़ियों पे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो अपनी कहीं ना कहीं क्षमता का प्रदर्शन करने का एक सूचक बनता जा रहा है कि हम इस जाति से हैं, हमारे पास इतना बाहुबल है और इतना हम आर्थिक रूप से इतने संपन्न हैं। तो इस वे में सर कहीं ना कहीं जो है जाति को प्रमोशन मिल रहा है और उसकी देखा देखी कई अन्य जातियां भी हैं जो उसको कॉपी कर रही हैं और जो है एक सर इसको निगेटिव इम्पैक्ट ही माना जाएगा सोसाइटी पे, धीरे धीरे बढ़ रहा है सर। क्या भविष्य में जाति व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है? सर जैसा आसार तो धीरे धीरे मतलब उसका जो प्रभुत्व था वो तो कम हो रहा है, जैसे शहरों में कम हो रहा है, गाँव में अभी भी सर अस्तित्व तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। लेकिन सर खत्म तो चूँकि समाज किसी भी चीज़ को जब अपनाता है तो एक लंबे टाइम तक उसके साथ रहता है, लेकिन अगर उसकी प्रासंगिकता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो सर वो मतलब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जैसे सर सती प्रथा देखी जा सकती है। सती प्रथा एक टाइम पे शायद कह पाना मुश्किल रहा होगा कि सती प्रथा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सर फाइनली आज उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि जाति प्रथा भी लंबा टाइम लगेगा लेकिन सर ख़त्म हो सकती है। अच्छा, ये देखा गया है अभी कि ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती जा रही है। यस सर। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है फ्यूचर में हो सकता है लोग अकेले रहना पसंद करें। यस सर। ऐसा क्यों? सर इसका एक तो बहुत बड़ा पक्ष है व्यावसायिक। जब संयुक्त परिवारों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चरम पे था कि संयुक्त परिवारों में आस्था जैसे 1930 मतलब 1950 से पहले कह सकते हैं या फिर 1970 के दशक तक संयुक्त परिवार के प्रति आस्था और श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सर मोस्टली खेती जैसे अभी भी जो है जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो खेती पे ज़्यादा, प्राथमिक कृषि पे ज़्यादा निर्भर है, तो लोग एक साथ रहते थे और उनको जो है संबल प्रदान होता था बड़े परिवार से, तो संयुक्त परिवार का पक्ष ज़्यादा मजबूत था। लेकिन अब सर व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ी, धीरे धीरे व्यावसायीकरण अलग तरीके का हो गया, लोग बाहर जा रहे हैं नौकरियां करने, तो इस तरीके से धीरे धीरे सर एक तो व्यावसायिक पक्ष है कि लोग धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं और मजबूरी है कि वो एक साथ नहीं रह सकते, नहीं तो भरण पोषण नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ सर जो निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं संयुक्त परिवार के, जैसे कि जो है उसमें पैटर्नल सोसाइटी का इफेक्ट आ जाता है ज़्यादा और जो है महिलाओं को कहीं ना कहीं थोड़ा जो है निचले स्तर पर रखा जाता है, तो वो सारी गतिविधियां एक साथ संलग्न होकर सर कहीं ना कहीं जो है न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है फ्यूचर में लोग अकेले रहना पसंद करें, शादी न करें। सर विवाह का भी कॉन्सेप्ट लगभग वही है, जो है पहले लोगों की शादी कम उम्र में हो जाती थी और वो एक दूसरे के साथ मतलब जो है पूरी आजीवन सहज महसूस करते थे। लेकिन अब सर जैसे अपना कैरियर से रिलेटेड चुनौतियां हैं, लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो मैच्योर हो जाते हैं, फिर किसी एक व्यक्ति के साथ रह पाना, मानसिक रूप से डिस्प्यूट्स बढ़ने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं टैकल नहीं कर पाते हैं लोग। तो सर मुझे लगता है उसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं अकेले रहना। जैसे शहरों में जो है अभी भी कॉन्सेप्ट ये काफ़ी व्यापक हो रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी की कोई भूमिका है? सर राइट टू प्राइवेसी का ही मामला, जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, राइट टू प्राइवेसी का भी जो है कुछ ना कुछ जो लोग ज़्यादा एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं उनके लिए भी सर ये जो है एक मार्ग उपलब्ध कराता है। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। तो इंटरव्यू तक पहुंचने में इतनी देर लगेगी? पहले भी इंटरव्यू दिया है? सर पहले मैं यूपीएससी की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव था मेरा। अच्छा, इस वजह से सर यहाँ तक मतलब जो है यूपी पीसीएस का मेरा पहला अटेम्प्ट है सर। ये पहला प्रयास है यूपी में? और यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचे? सर 2 इंटरव्यू दिए थे। कितने नंबर आए थे? सर इंटरव्यू में सर मार्क्स काफ़ी कम थे, एक बार 131 आए थे, एक बार 136 आए थे। और ऐसा क्यों किया यूपीएससी वालों ने? किस तरह का प्रश्न पूछा गया आपसे? सर फैक्चुअल, दोनों इंटरव्यू में मेरे ज़्यादा फैक्चुअल थे और जो है मुझे लगता है नॉलेज बेस के आधार पे ही मुझे लगता है उन्होंने कम मार्क्स दिए होंगे। किस तरह के फैक्ट पूछे गए थे आपसे?
सर जैसे उसमें जब मैंने पहली बार सर एग्रीकल्चर मेंशन नहीं किया था, तो आईआर से रिलेटेड था, और कहीं ना कहीं मुझे आईआर की उतनी स्पष्ट समझ उस समय नहीं थी सर। तो मुझे लगता है एक वो मैटर था। और सर उसके बाद सर जब दूसरा वाला था तो उसमें मैंने मेंशन किया था, तो उसमें सर इंटरव्यू तो मेरा ओवरऑल ठीक गया था, लेकिन आप marks संतुष्ट हैं अपेक्षित- अपने? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन सर 132 तो मुझे लगता है कम थे। कम से कम 160-65 में चाहिए। ये सर 165 आना चाहिए। और कितने अंक से रह गए आप? सर एक बार मैं 13 अंक से रहा था, एक बार सर 12 या 14 से कुछ था सर, 12 अंक से रहा था सर। दोनों बार। तो उसके अटेम्प्ट बचे हैं, खत्म हो गए? सर बच्चे अभी 3 अटेम्प्ट बचे हैं। वेरी गुड। देखिए यहाँ आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। यस सर। एक तो खेती वाली तैयारी आपकी अच्छी है, खेती से जुड़े अन्य जितने भी सवाल पूछे गए या और भी जितने सवाल अन्य भी पूछे गए, यस सर। सिर्फ थोड़ा ये कर सकते हैं कि आपके जो बोलने की गति है यस सर। वो ज़रा सी ज़्यादा लग रही है, हालांकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यस नहीं, सर। बहुत क्लियर। वाणी में अस्पष्टता है। हाँ, वाणी में स्पष्टता है, भाषा में स्पष्टता है, यस तार्किकता भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी सी जल्दबाजी में हैं बोलने के लिए। यस सर। कभी कभी प्रशासकों से भी दिया था कि थोड़ा सा गंभीर यस सर। व्यक्तित्व का व्यक्ति हो, तो जानबूझ के 2-4 सेकंड गैप दे दीजिए इस प्रश्न सुनने के बाद, ठीक है सर। और तब तक लगना चाहिए उनको कि आप प्रश्न का उत्तर सोच समझ के दे रहे हैं, गढ़ के ठीक से दे रहे हैं। यस सर। ठीक है, लगना नहीं चाहिए कि अच्छा ये सब तो प्रत्याशित प्रश्न थे और आप पहले तैयार करके बैठे हैं। यस सर। ठीक है। सोशल इशू सोशियोलॉजी वाले जो प्रश्न थे उसमें सर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनका कहना ये है कि सवाल था जाति व्यवस्था पर, यस सर। और ये मेंस स्तर की परीक्षा है नहीं यस सर। कि आप उसकी पृष्ठभूमि पे शुरुआत करें वर्ण व्यवस्था से। यस सर। सीधे जाति व्यवस्था क्या है उसको बताना चाहिए। ठीक है। संदेश ये है कि जब कभी प्रश्न आए तो एकदम सीधे, इंटरव्यू में उतना मौका नहीं होता है, यस सर। उतना धैर्य नहीं रखते, तो सीधे उसी का उत्तर दीजिए। जाति व्यवस्था क्या है तो जाति व्यवस्था क्या है बताइए। ठीक है सर। जाति व्यवस्था में अवगुण है और उसकी सफाई देने के लिए वर्ण व्यवस्था बताना पड़ रहा है, यस सर। इसका मतलब कि आपका ओपिनियन प्रेजुडिस्ड है। यस सर। सफाई देने की मनोवृत्ति पहले से है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए कि जाति व्यवस्था जो है सो है, यस सर। उसमें अच्छे तत्व हैं बुरे तत्व हैं, ये दूसरा प्रश्न होगा, यस सर। यस सर। उसका इंतजार रखें। ठीक है। ठीक है। ड्रेस सेंस अच्छा है, सिटिंग पोस्चर अच्छा है। यस सर। टाई का और कोई विकल्प है क्योंकि सर सब ये कुछ ड्रेस मैं नहीं पहन रहा हूँ, Okay. नेवी ब्लू कलर का सूट है और वैसी ही टाई है हाँ और क्योंकि वाइट सब शर्ट है सर। सब बड़ा डार्क डार्क सा हो रहा है, यस सर। और बाल थोड़े बड़े दिख रहे हैं मेरे को। सर वो रिस्क है थोड़ा सा कि अगर वो ख़राब कर दिया उसने तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैंने नहीं, अगर आप कहें तो कल कटवा लूँगा। तो कटवाने के बजाय उसमें कुछ कुछ आता है ना लगाने के लिए बाल में, जो थोड़ा सा जेल। चिपका देता है उसको, थोड़ा लगता है कि छोटा Yes. हो गया, यस सर। ये सब कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं प्रयास करूँगा। हाँ, कटवाने में तो रिस्क है कि बेढंगा काट देगा तो बड़ा खराब Yes. हो लगेगा। यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। ठीक है सर, देखता हूँ बाल में। ठीक है, तो कुल मिला के अच्छा है। बजट वजट तो पढ़ ही रखा होगा, हाँ सर, बजट देख यूपी का बजट, यस सर। तथ्यगत तैयारी आपकी ठीक लग रही है। यस सर। तो मुझे लग रहा है कि कोई कारण नहीं है इस स्टेज पर जिस तरह का परफॉर्मेंस आज है, यस सर। उसमें बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए आपको। ठीक है सर। ठीक है, और मन में कोई प्रश्न है? सर एक तो ये बाल का ही था, क्योंकि एक इससे पहले भी मैंने दिया तो सर, चूँकि जब मैंने जेल लगा के ट्राई किया तो ऐसे चिपक जा रहे थे बाल की देखने में लग नहीं, रहा था। बहुत ज़्यादा मत लगे, हो सकता है शैम्पू कर लेने से भी कुछ ठीक हो सकता है। तो शैम्पू में करके आया हूँ अच्छा, करके आए? सर। मैं एक प्रयास कर सकता हूँ कि उससे बोल के हल्का हल्का केवल छोटे करवा, हाँ, हल्का सा एकदम। बिल्कुल हल्के से छोटे करवा के देख लेता हूँ। अभी आपके पास 2 दिन है ना? यस सर। परसों है। बहुत हल्का सा करा लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।